एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पंजाब के किसान बढ़ चढ़कर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में हालात की समीक्षा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सीएम कैप्टन ने यह कहा है कि 2 फरवरी को सभी पार्टियों की बैठक बुलाई गई है और इस मीटिंग में किसान आंदोलन की वजह से बने ताज़ा हालात पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में हुई हिंसा के लिए किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस को भी गलत बता चुके हैं। वहीं सीएम कैप्टन ने किसानों के मुद्दे पर सभी दलों से एकजुट होने की अपील भी की है। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक बातचीत करेंगे। संदीप जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद आपका हितेंद्र जी। संदीप जी, अब तक ये कहा जाता रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है वो पंजाब के किसानों ने चलाया है और पंजाब के किसान इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या अभी भी ये किसान आंदोलन, ये कहा जा सकता है कि ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है? देखिए हितेंद्र जी, ये चीज मैटर नहीं करती कि आंदोलन चलाया किसने है, लेकिन एक चीज है जो सबसे बड़ी है कि समस्या किसान की है और आंदोलन किसानों का है। चाहे किसान हरियाणा से आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से आए हैं, चाहे पंजाब से आए हैं, चाहे बंगाल से आए हैं, चाहे बिहार से आए हैं, चाहे केरला से आए हैं, चाहे तमिलनाडु से आए हैं, चाहे राजस्थान से आए हैं, समस्या किसान की है। और देश का जो अन्नदाता है वो परेशान है और वो एकजुट है। वो चीज अलग हो सकती है कि उसका नेतृत्व करना आपको पंजाब दिखाई दे सकता है, पंजाब नेतृत्व कर रहा हो, आपको दिखाई दे सकता है कि उत्तर प्रदेश से टिकैत जी उसका नेतृत्व कर रहे हो, आपको हरियाणा के लोग दिखाई दे सकते हैं। तो बात चेहरे पहचानने की नहीं है, उस दर्द को पहचानने की है जो चारों तरफ से लोगों ने आकर के ये आंदोलन इतना बड़ा बनाया है। जी संदीप जी, इसके अलावा बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से सीएम कैप्टन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, इससे पहले भी सीएम कैप्टन लगभग सभी दलों को, अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए पंजाब में, तो सभी दल एकजुट होते हुए दिखाई दिए थे। इससे पहले जब पंजाब विधानसभा सत्र हुआ था और 3 अलग से जो कानून पंजाब सरकार ने पास किए थे उनको लेकर के, क्या अब आपको ऐसा लगता है कि अब एक बार फिर से वही एकजुट होते हुए दिखाई देंगे पंजाब के सभी जो राजनीतिक दल हैं? जी बिल्कुल हितेंद्र जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह देख रहे हैं जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर अलग अलग पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर और उनको जिस तरीके से सभी दलों की बैठक बुलाई है, सभी दलों से विचार विमर्श किया है, कहीं ना कहीं इस चीज से किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी। क्योंकि विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आज देश का किसान परेशान है और वो आंदोलन कर रहा है तो विपक्ष को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर बात की जाए पंजाब के हालातों की, क्योंकि पंजाब में पिछले, अगर करीब बात की जाए तो 2 महीने तक करीब करीब रेल भी बंद रही थी, ना मालगाड़ी पहुंच पा रही थी और ना ही यात्री ट्रेनें पहुंच पा रही थी। उससे काफ़ी नुकसान पंजाब को हुआ। अगर पंजाब की बाकी गतिविधियों की बातचीत की जाए तो वो भी लगभग लगभग बंद रही किसान आंदोलन की वजह से। किसान आंदोलन पंजाब में शांतिपूर्ण तरीके से ही रहा, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर ने भी कहा। तो उससे अब क्या कुछ लगता है आपको, क्या पंजाब के हालात दिखाई देते हैं किसान आंदोलन की वजह से, जिन पर समीक्षा किए जाने के लिए बैठक ये बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक जो पंजाब की तरफ से बुलाई गई है? देखिए हितेंद्र जी, समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि पंजाब के अंदर आंदोलन हुआ, शांतिपूर्ण आंदोलन था। जिस तरीके से किसान पंजाब से चलकर दिल्ली तक पहुंचे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली तक पहुंचे, जिस तरीके से हरियाणा के किसान दिल्ली तक पहुंचे, राजस्थान के किसान दिल्ली तक पहुंचे और सभी प्रदेशों के किसान दिल्ली तक पहुंचे और 2 महीने से चुपचाप बैठे हुए थे, तो पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण था। आज इस चीज पे समीक्षा होनी चाहिए कि ये आंदोलन भड़का कैसे, ये आंदोलन इस तरीके का हुआ कैसे, वो कौन लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया गया और अब तक वो लोग पकड़े क्यों नहीं गए, वो लोग सामने क्यों नहीं आए। इस बात के सवाल जवाब क्यों होते हैं कि ये किसान आतंकी है, इस बात का सवाल जवाब क्यों नहीं होता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अब तक सामने क्यों नहीं आए, उनका किसके साथ संबंध है, उन्हें किसने अभी तक छुपा के रखा है। संदीप जी, यहाँ पर अगर पंजाब सरकार की बात की जाए, पंजाब सरकार ये पहल कर रही है कि सभी दल एकजुट हो जाएं, लेकिन क्या एक राज्य के अगर सभी दल एकजुट हो भी जाते हैं तो क्या बात बन जाएगी जो बननी चाहिए, या फिर जो सभी राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या उनको एकजुट होने की जरूरत नहीं दिखाई देती? देखिए हितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से ये किसानों का आंदोलन है और किसान
किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। किसान सभी के साथ रहता है, सभी को वोट करता है, सपोर्ट करता है। राजनीतिक सपोर्ट एक अलग चीज होती है, लेकिन जब किसान की रोजी रोटी पे बात आई है तो वो सब एकजुट हुए हैं, सारी पार्टियां छोड़कर एकजुट हुए हैं। तो ऐसे में विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी ऐसे दल हैं उन्हें किसानों के साथ आना चाहिए। और इससे मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है समाज में कि सभी पार्टी अपनी राजनीतिक हित को छोड़ करके आज किसानों के साथ खड़ी है। क्योंकि जब राजनीति की बात आएगी, जब इलेक्शन आएंगे, सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने कैंडिडेटों को मैदान में उतारेंगे और किसान भी आजाद होगा अपनी पसंद से, अपने हित से किसी को वोट देने के लिए। इसलिए ये चीज अच्छी लगी मुझे देखकर कि सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीति भूल करके आज किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों की ताकत बने हैं। जी, अगर बात की जाए पंजाब में पहले से ही बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है। उनका जहां भी वो कोई भी कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं वहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है, कार्यक्रम को रद्द करवा दिया जाता है। हरियाणा में भी कई जगहों पर इस तरीके का माहौल देखने को मिला, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि वहां पर बीजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी नेता अगर एक तरफ ये बात करते हैं कि हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो आंदोलन कर रहे हैं किसान दिल्ली की सीमाओं पर, वहां पर कभी उनका बिजली का कट लगा दिया जाता है, कभी पानी रोक दिया जाता है, तो इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम भी उनको किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं, इससे आंदोलन को मजबूती मिलेगी? देखिए हितेंद्र जी, ऐसा नहीं था। ये आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं था, किसी सरकार के खिलाफ नहीं था। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है ये सरकार के खिलाफ था? नहीं, ये अपनी मांग के, अपने अधिकार के लिए था ये आंदोलन। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से कुछ छोटे नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है, आप ये देखिए। अभी तक भी इतना कुछ होने के बाद क्या देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को या किसी को भी आतंकवादी कहा? नहीं कहा। क्या देश के गृह मंत्री ने किसानों को आतंकवादी कहा? नहीं कहा। क्या सुरक्षा एजेंसियों में किसी ने किसानों को आतंकवादी कहा? क्या सरकार के जो नुमाइंदे किसानों से बात करते हैं, क्या वो आतंकवादियों से बात करते हैं? लेकिन जिस तरीके से नंद किशोर गुर्जर, जो बीजेपी के विधायक हैं लोनी से, उन्होंने और इसी तरह के कुछ छोटे नेताओं ने, जिनको पता नहीं है राजनीति क्या होती है, वो कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, कभी इन्हें दंगाई बताते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आंदोलन मजबूत हुआ है और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष का भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट इस किसान आंदोलन को मिला है। जी बिल्कुल संदीप जी, लेकिन जो सर्वदलीय बैठक पंजाब में बुलाई गई है, तो क्या उसमें कुछ ऐसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एकजुट होकर के कम से कम पंजाब के जो राजनीतिक दल हैं वो एकजुट होकर के किसानों का साथ देते हुए नजर आएंगे और उसका सरकार पर, केंद्र सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए बिल्कुल हितेंद्र जी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जिस तरीके से ये किसान आंदोलन बिना किसी राजनीतिक दल के गैर राजनीतिक आंदोलन है, और ऐसे में अगर आपको राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलता है, आप ये मानते हैं हिंदुस्तान की जो ताकत है, जो डेमोक्रेसी है, जो पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में बटी हुई है। जब उन राजनीतिक दलों का, उस पब्लिक का समर्थन किसी आंदोलन को मिलता है तो वो अपने आप में मजबूत हो जाता है, जो मौजूदा सरकारों पर प्रेशर बनाने का काम करता है, उनको झुकाने का काम करता है और अपनी मांगे मनवाने का काम करता है। और इसके साथ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सर पे है, बंगाल का चुनाव भी सर पे है। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में जिस तरीके का माहौल बना है, टिकैत के उन आंसुओं के बाद अब सरकार को समझ जाना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए और किसानों को सीरियसली लेना चाहिए। और जो गैर जिम्मेदार नेता गैर जिम्मेदार बात करते हैं, उन पर नकेल लगाने की जरूरत है। जी बिल्कुल संदीप जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ बातचीत करने के लिए। तमाम जो आपने पहलू बताए हैं उन पर कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पंजाब के सीएम कैप्टन ने यह कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को किसानों के मुद्दों पर एकजुट होने की जरूरत है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच अन्ना हजारे ने भी आंदोलन की चेतावनी केंद्र सरकार को दी थी, लेकिन बाद में 29 जनवरी को उन्होंने अनशन को स्थगित कर दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्या वो किसान आंदोलन में किसानों के साथ नहीं है? ऐसे में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला लिया है और ये समिति सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की तरफ से उठाए गए एमएसपी समेत खेतीबाड़ी से जुड़े कई मुद्दों पर विचार करेगी। इस समिति को बनाने का फैसला जल्दबाजी में इसलिए लिया गया है ताकि अन्ना हजारे को अनशन पर बैठने से रोका जा सके। अगर अन्ना हजारे अनशन पर बैठ जाते तो ये किसान आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत हो जाता। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अन्ना शनिवार से अनशन पर बैठने वाले थे। केंद्र सरकार ने तुरंत कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनके गांव फ्रालेगण सिद्धि भेजा और दोनों ने
अन्ना हजारे को यह आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों पर विचार के लिए एक पैनल बनाएंगे और इसके बाद शुक्रवार देर रात अन्ना ने अनशन रद्द करने की घोषणा की थी। और अब कृषि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आ रही है कि इस उच्च स्तरीय समिति में नीति आयोग के रमेश चंद और कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कृषि व्यापार कानून और नीति विशेषज्ञ विजय सरदाना और हरियाणा के एक प्रगतिशील किसान और पद्मश्री से सम्मानित कंवल सिंह चौहान भी इस समिति के सदस्य होंगे। और एक अधिकारी के मुताबिक पैनल में कौन कौन से किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे ये अन्ना के साथ बातचीत करके तय कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि पैनल में कृषि, वाणिज्य, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों से संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी भी शामिल होंगे और यह समिति सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल से अलग काम करेगी। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? अन्ना हजारे से जिस तरीके से मुलाकात की थी पूर्व सीएम फडणवीस और केंद्रीय राज्य मंत्री ने, तो उसके बाद अभी तक जो आश्वासन उनको दिया गया था उस पर क्या कुछ किया गया है और अन्ना हजारे की तरफ से फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? कब तक इस पर काम शुरू हो जाएगा? देखिए हितेंद्र, अभी तो कह पाना मुश्किल है कि इस पर काम कब, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री मुलाकात की, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कृषि कानून सहित किसानों के मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से लग रहा था कि एक बार फिर अन्ना मैदान में उतरेंगे और शायद यही वजह थी कि बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की और पूरे मामले पर एक नई रणनीति के तहत एक कमेटी बनाकर जिस तरीके से कहा गया है कि इस पर विचार किया जाएगा। देखना यह होगा कि इस कमेटी में उन तमाम कौन कौन से लोगों को शामिल किया जाता है और इसकी शुरुआत कब से की जाती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और अन्ना की मुलाकात के बाद जो आंदोलन तेज होने की बात थी, जो अन्ना के अनशन उपासन करने की बात थी, उस पर पूरी तरह से पूर्णविराम लग चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त समय की दरकार इसे कह लीजिए, क्योंकि ये लग रहा था कि किसान आंदोलन जिस तरीके से अपनी चरम सीमा पर है, तो ऐसे भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अन्ना हजारे जरूर मैदान में आएंगे, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अचानक से जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठने ही वाले थे तो अचानक से उनके पास एक दिन पहले ही पूर्व सीएम फडणवीस और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी वहां पर पहुंचते हैं और उनको आश्वासन देकर के आते हैं। इससे पहले भी जब अनशन पर बैठे थे अन्ना हजारे, तब भी पूर्व सीएम वहां पर पहुंचे थे और उनको ये आश्वासन देकर के आए थे। लेकिन इतना लंबा वक्त गुजर गया है, उसके बावजूद भी अन्ना हजारे आखिरकार मान कैसे गए? देखिए हितेंद्र, यही है कि जब इससे पहले अन्ना हजारे को मनाने की बात थी तब खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गए थे और जो आश्वासन देकर के आए थे उस पर कहीं कोई काम नहीं हुआ। और यही वजह था कि इस बार देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लेकर के वहां गए थे कि शायद अन्ना हजारे को उनकी बातों पर भरोसा हो और अपना उपासन जो अनशन करने वाले हैं उसे रोक दें। आपको बताएं कि अगर अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू होता तो जो महाराष्ट्र के किसान हैं, जो कई संगठन एक साथ मिले हुए, उसमें एक बड़ा जोर मिलता था और किसानों का जो आंदोलन था वो आने वाले समय में काफी उग्र रूप में देखने के लिए मिलता। और यही वजह था कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री के साथ पहुंचकर अन्ना हजारे से बात किए और अन्ना हजारे ने क्या कुछ आश्वासन दिया। हालांकि अन्ना ने अभी तक इस मामले में कोई प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके की मुलाकात हुई है और अन्ना हजारे ने आनंद में अपना अनशन वापस लिया है, इससे तो इतना साफ है कि कहीं न कहीं अन्ना को कोई आश्वासन मिला है जिस पर उन्हें भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और अन्ना हजारे जो कि किसान आंदोलन का समर्थन कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो अब एक बार के लिए पीछे जरूर हट गए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब और हरियाणा के बाद अब यूपी में भी कई गांवों में बीजेपी का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। गांव रशीदपुर गढ़ी में गांव वालों ने यह कहा कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ उसे देखते हुए राकेश टिकैत भावुक हुए और जिसके बाद गाँव वालों का खून खौल गया। इसीलिए अब ग्रामीणों ने यह फैसला किया है कि अब अगर कोई भी बीजेपी का नेता यहां आएगा तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। ये खुद पर हमला करवा करके आरोप लगाते हैं, इसलिए पहले ही इस बारे में जानकारी दे दी गई है कि अब बीजेपी नेताओं की यहां आने पर खुद की जिम्मेदारी होगी अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है। और गांव में जगह जगह पर बीजेपी के विरोध में जो पोस्टर और बैनर है वो लगे हुए दिखाई दिए और उनमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि इस गांव में बीजेपी नेताओं का आना सख्त मना है और अगर उनके वाहन में कोई तोड़फोड़ की जाती है, उनके साथ कोई घटना होती है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसे में साफ तौर पर इस बात की हिदायत, इस बात की चेतावनी जो है वो ग्रामीणों की तरफ से बीजेपी नेताओं को दी गई है कि इस गांव में बिल्कुल भी ना आए। और किसान एकता जिंदाबाद का नारा भी वहां पर लगाया गया और बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी ग्रामीणों ने की। इसके बारे में बताइएगा, क्यों लगाया गया? बीजेपी वालों ने इसलिए मना है कि गाजीपुर बॉर्डर पर लोनी विधायक गुज्जर ने अपने चंद गुंडे ले जाकर वहाँ किसानों के साथ जो मारपीट करी और राकेश टिकैत जी के जो आंसू निकले, उन आंसुओं को देखकर यहाँ जन सैलाब फूट पड़ा। क्योंकि हम भी बालियान खापसे और बिजनौर जिले में केवल 2 ही गाँव, गढ़ी और भोगी, तो हमारे बच्चों का और हमारा खून खोला, इसलिए हमने बीजेपी के सब नेताओं का बहिष्कार कर दिया। अगर हमारे गांव में कोई भी बीजेपी का सांसद, विधायक या कोई भी नेता आएगा, वो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पाए, ताकि यो ना कहे कि मेरी साथ कर दिया। क्यों इनका प्रोपेगेंडा है, ये अपने ऊपर अपना आप ही हमले कराते हैं और फिर नाम ये किसानों का लगाते हैं, जबकि ये किसानों के साथ पूरे षड्यंत्र के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर इन्होंने बहुत बुरा हाल करा है। बारे में बताओ। ये सरकार के खिलाफ है, इधर देखो, कानून जो है किसानों के खिलाफ है, वे इस वजह से बोर्ड लगाया गया है। ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। बीजेपी नेताओं से क्या नाराजगी है? बीजेपी नेता से नाराजगी हुई है। हमारे किसान भाई वहाँ पड़े हैं, सब पे बैठे हैं वहाँ धरने पे, उनके साथ बदतमीजी हो रही, बदसलूकी हो रही है। हमारे किसानों के साथ गुंडागर्दी हुई है, हमारे किसानों के साथ मार पिटाई हुई है। हमें इंसाफ चाहिए अपने किसानों के लिए। अच्छा, ये गांव में जो बोर्ड लगाया है बीजेपी नेताओं का आना मना है, इसके नहीं आना नहीं, बिल्कुल भी। बस अपनी उस पर आओ, जिम्मेदारी पर मारपीट भी हो सकती है। अच्छा, अगर बीजेपी के नेता गांव में आते थे आएंगे तो हाँ, उनके साथ में कुछ भी घटना घट सकती है। गुंडागर्दी कर रहे हैं किसानों के साथ बीजेपी के आदमी मिलकर। अजय पांडे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बिजनौर में? जैसे कि जो तस्वीर आपने भेजी वो कितने गांवों में इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है? कितने गांवों में बीजेपी नेताओं का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया? हितेन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से कल एक महापंचायत यहां पर हो रहा है, उसको लेकर भी लोगों के अंदर आक्रोश है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रसीदपुर गढ़ी गांव में ही फिलहाल ये पोस्टर लगाए गए हैं। शुरुआत हो चुकी है, जिस तरह से किसान लोनी विधायक ने जिस तरह से राकेश टिकैत जी के साथ
अभद्रता की थी, उस बात को लेकर यहाँ किसानों में आक्रोश है। उस बात को लेकर इस गांव में पोस्टर लगाए गए हैं और साफ साफ इस पे लिखा गया है कि बीजेपी नेता अगर यहाँ पर अपनी मर्जी से आते हैं तो उसका जिम्मेदार, उनके साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। जी, इसके अलावा किसान आंदोलन का कितना असर वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है? किस तरीके से लोग वहां से, क्या दिल्ली की तरफ भी लोग जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ, फिलहाल कुछ दिनों से सभी लोग इकट्ठा होकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, पर प्रशासन उन्हें रोक रहा बिल्कुल था। बिल्कुल अजय, आपको रोकना चाहूंगा। फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते। कर्नाटक में आंदोलन कर आपके समर्थन में 10,000 ट्रैक्टर, पानी पानी खर्चा जैसे पानी, एक पूरा खर्चा के पानी है, पानी ये कर्नाटक से, चूंकि नजुंडा स्वामी जो बेटी है हमारी और जो प्रोफेसर एमडी नजुंडा स्वामी, कर्नाटक के जो लोग, अब ये एक बड़ा आंदोलन, एक बार टूट दो भाई, इनको आ जान दो भाई, इनको ये आचार्य की बात सुनोगे आप। मैं कहूंगा कि चूंकि नजुंडा स्वामी जो हमारा साउथ का कोऑर्डिनेशन करती है, तो साउथ की बहुत बड़ी लीडर है वहां पे, साउथ के अंदर कर्नाटक, बेंगलोर से साउथ तमिलनाडु, पूरा कर्नाटक, ये पानी है। ये एक बात आपकी भाषा में, हिंदी भाषा में ये बोलते हैं, आप कन्नड़ में बोलोगे, क्योंकि इसको नजुंडा स्वामी उसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, आप इसको बताओ। नहीं, मेरा कर्नाटक राज्य रहित सैन्य नाव बंदिದೆ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಿಸಾನ್ ಏಕತಾ, हम पूरे कर्नाटक राज्य से हम रहेंगे, साल मिलेंगे, हम जोड़ेंगे, जीतेंगे। तमाम किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कर्नाटक के किसान आंदोलन, कर्नाटक राज्य रहित संघ की तरफ से हम इस लड़ाई के साथ हैं और हम वहां से कावेरी पानी और अमृत भूमि से वहां पे प्रोफेसर नंदन स्वामी जी का वो मेमोरियल है, स्मारक है, वहां की पानी हम यहाँ पे ला रहे हैं शिकायत जी के लिए, और ये लड़ाई जारी रहेगा और हम सब तमाम भारत के किसान अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम जारी रखेंगे। ನಾವು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರ್ತಾಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಭಾರತದ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ನಾವು ಸೋಲಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ। हम पूरे भारत से बहुत सारे किसान, लाखों किसान हम ये लड़ाई कर रहे हैं और इस बार हमारा ये वादा है कि ये पूंजीपतियों का मोदी है, नरेंद्र मोदी, इसको हम हटाएंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರೈತರು ಭಾರತದ ರೈತರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। हम यहाँ पे प्रमाण वचन देने आए हैं कि दक्षिण भारत के सारे किसान इस लड़ाई में हैं और ये लड़ाई जीतेगी। ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಗನ್ನಿಂದ ರೈತರನ್ನ ಹೆದರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಗನ್ನು, ಜೈಲು, ಲಾಠಿ हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। लाठी और बंदूक से हम नहीं डरेंगे। ये हरा जो आप टोपी पहन रहे हैं, ये दक्षिण भारत में किसानों का संकेत है, इसको हम
चलते निकलते हैं बैठते या मंच आगे चुके उठ जाओ यार। तो ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर राकेश टिकैत जो है किसान नेता, उनके नेतृत्व में किसान आंदोलन आगे चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से अलग अलग राज्यों से किसान जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक करेंगे गाजीपुर बॉर्डर का, जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है और राकेश टिकैत के साथ वहां पर कई जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनके नेता भी मौजूद हैं। जमीन सरकार केंद्र की हिला के रखती है, सरकार केंद्र की हिला के रखती है और महेंद्र सिंह टिकैत के लाल ने हलचल मचा के रखती है। सरकार केंद्र की हिला के रखती है और महेंद्र सिंह टिकैत के लाल ने हलचल मचा के रखती है। और देखो तो सही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक सफाई में पूरी भाजपा की नींद उड़ा के रखती है, पूरी भाजपा की नींद उड़ा के। भाई साहब आराम से फोटो खिंचवा लो मेरा भैया, भाई साहब सभी यार व्यवस्था के आराम मत करो, आराम से खिंचवा लो भैया। सभी लोग एक एक करके खिंचाओ, एक एक करके भाई, पीछे पीछे हो गए भाई, थोड़ी पीछे पीछे हो गए, एक एक करके इधर से। देख रहे हैं आप सीधे गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर ये आरोप लगाया गया था किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से कि जो क्षेत्र के विधायक वहां के हैं वो अपने कुछ गुंडों के साथ पहुंचे और मारपीट करने की कोशिश की गई, क्योंकि 26 तारीख को जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी समझते हुए जो किसानों नेताओं को जो नोटिस दिया गया था उसके तहत राकेश टिकैत ने ये फैसला लिया था कि हम अपनी शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देंगे। लेकिन उसके बाद जो खबर उन्हें मिली, ये बताया गया कि कुछ
सबसे बड़ी बात ये कि बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स की वहाँ पर तैनाती कर दी गई थी, दिल्ली पुलिस की तैनाती हो गई थी, यूपी पुलिस की वहाँ पर तैनाती हो गई थी। तो ऐसे में ये डर था कि यहाँ से आंदोलन को ख़त्म करवाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आई कि क्षेत्रीय विधायक कुछ गुंडों को लेकर के वहाँ पर पहुँचे और किसान आंदोलन को ख़त्म करवाने की कोशिश में थे। जब ये खबर राकेश टिकैत को मिली तो राकेश टिकैत खुद मंच पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर एक बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा कि अब गिरफ्तारी नहीं होगी, अब बात सीधी भारत सरकार के साथ होगी, प्रशासन के साथ कोई बात नहीं होगी और कोई गिरफ्तारी अब नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दे दी थी पुलिस प्रशासन को कि अब गिरफ्तारी करके दिखाएं और उन्होंने वो वहां पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिन किसानों को मैंने बुलाया है, जो मेरी आवाज़ देने के बाद जो यहाँ पर आए, उनको सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है और उन पर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अत्याचार करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले मैं सामने खड़ा रहूँगा। और जब वो भावुक हुए, जब वो रोए, उसके बाद जो वीडियो उनका वायरल हुआ, जो भावुक संदेश उनका जब लोगों के पास पहुँचा, तो उसके बाद लोगों का हुजूम जगह जगह से उमड़ पड़ा। उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि मैं पानी, क्योंकि पानी काटने का आरोप भी उन्होंने प्रशासन पर लगाया कि हमारा पानी काट दिया गया। हालांकि उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर पानी आंदोलनकारी किसानों को मुहैया करवाया गया, लेकिन उन्होंने ये अपील की थी कि जब तक मेरे गांव से मेरे लिए पानी नहीं आ जाएगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। उनके गाँव से भी पानी पहुँचा और आज आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा किस तरीके से कर्नाटक से भी लोग उनके लिए पानी लेकर के पहुँचे हैं। उनकी एक अपील, जिस तरीके से पानी काटकर उन आंदोलनकारी किसानों को परेशान करने की कोशिश की गई योगी सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, उसको लेकर के उन्होंने एक अपील की थी कि मैं जब तक गांव से मेरे पानी नहीं आएगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। तो दूर दूर से लोग उनके लिए पानी भी लेकर के चले, ये भी सामने दिखाई दे रहा है। और कितनी बड़ी संख्या में किसान जो है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंच पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और मंच के सामने भी इसी तरीके से भीड़ जो है वहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से लगातार किसान आंदोलन में पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला है और करीब 250 के आसपास जो लोग हैं उनकी मौत भी इस किसान आंदोलन के चलते हो चुकी है और कुछ किसान लापता भी बताए जा रहे हैं। 26 तारीख की घटना के बाद बड़ी संख्या में किसान लापता भी बताए जा रहे हैं। उनको लेकर के भी प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई है कि जो किसान रहेगा हमारे बीच में लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। पहुंची हुई है, बड़ा सहयोग रहा है गाजीपुर किसान आंदोलन को इनका। और हमारे बीच में क्या नाम, सुमन चौधरी, ये अपने सहयोगियों के साथ में, मनीषा चौधरी भी उनके साथ में आई है, वो भी अपने विचार रखना चाह रहे हैं। भाइयों, देखिए एकता आपकी बात किसानों की दिखी है, हमेशा इसी तरह रहनी चाहिए। बहुत खुशी की बात है, कितनी दूर दूर से किसान भाई आए हुए हैं और ये जो बिल लागू हुआ है इनका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। सब महिला शक्ति, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो हमारी रसोई भी बिगड़ेगी, इसीलिए ये कानून रद्द होने चाहिए और हमें एमएसपी की। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के 20 जिलों के 90 स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 28 जनवरी को मतदान हुआ था, जिसके बाद मतगणना चल रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना सुबह 9 बजे से जारी है। बीजेपी और कांग्रेस में कई जगहों पर कड़ी टक्कर दिखने को मिली और कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों समेत करीब 1.5 दर्जन मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। इन 90 निकायों में अजमेर नगर निगम समेत 9 नगर परिषदों और 80 नगर पालिकाएं शामिल हैं। राजस्थान के निकाय चुनाव में कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी अब कांग्रेस से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के 1000 से ज़्यादा तो बीजेपी के 900 से ज़्यादा उम्मीदवार वार्डों में आगे चल रहे हैं और इनमें एनसीपी भी कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। 46 वार्डों में आगे एनसीपी के उम्मीदवार और दूसरी तरफ हाल ही में एनडीए छोड़ने वाले हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने भी 12 सीटों पर बढ़त बनाई है, लेकिन निर्दलियों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहने की उम्मीद है। 600 से ज़्यादा वार्डों में निर्दलियों की जीत होने की पूरी उम्मीद है। भवानी सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, क्या कुछ ताजा अपडेट चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी लेकिन बीजेपी अब पिछड़ती हुई दिखाई दे रही? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जितेंद्र, मतलब जो ये नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका के जो चुनाव थे, जिसमें
आपको मैं बता दूं, अजमेर नगर निगम में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। तो वहीं मैं आपको बता दूं, जो आपने ये जितने भी राजस्थान के जिले हैं और जहां पर 20 जिलों में चल रहे थे चुनाव, जिसमें कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है और इसमें दूसरे नंबर पर बीजेपी है और निर्दलीय। अब ऐसा है इस मामले में कि निर्दलीय और को मनाना पड़ेगा समर्थन पाने के लिए, और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से समर्थन के लिए निर्दलीय को मनाया जा रहा है। और नगर निगम की बात करें तो अजमेर पे तो बिल्कुल ही बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। और हम आपको बता दें कि जिसमें जो बूंदी है, बूंदी नगर परिषद, वहां पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया है नगर अपने बूंदी में। और वहीं प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ नगर परिषद है जहां पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। छोटी सागरी है जहां पर एक बार अपने बीजेपी का कोई नेता का वीडियो वायरल हुआ था, वहां पर बीजेपी बुरी तरह हारी है, वहां पे कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। और सूरू की बात करें रतनगढ़ की, तो वहां पे कांग्रेस ने कब्जा कर दिया है। और जहां पर शुरू बीजेपी का गढ़ बताया जा रहा था नगर पालिका का, वहां पर बीजेपी अपने, और आपको सूरतगढ़ की बात बताएं और डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में बिल्कुल बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। जी जितेंद्र जी। भवानी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई जगहों पर हंगामे की भी खबरें सामने आई। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हंगामा बिल्कुल हुआ था, पथराव हुए थे, निर्दलियों के ऊपर पथराव किए गए थे, बीजेपी की तरफ से पथराव किए गए थे। उसको लेकर बिल्कुल ही मामला भी दर्ज हुए हैं और कैसे भी करके जब रिजल्ट जारी हुआ तो उनको शांत किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, सबको शांत कर बिल्कुल ही अब ये मामला ठंडा हो गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, झालावाड़ जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर बीजेपी ने वापस कब्जा कर लिया है बिल्कुल। और बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस आगे चल रही है और दूसरे नंबर पर बीजेपी है। अब इसमें अपने निर्दलियों को मनाने का काम चल रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से। जो निर्दलीय जीते हैं, अगर अपनी सरकार बनानी है, नगर पालिका में अपना अध्यक्ष चुनना है, तो निर्दलियों को मनाना बहुत ही जरूरी है। तो ये कवायद शुरू हो गई है जितेंद्र जी। भवानी, इसके पीछे क्या कुछ वजह मानी जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही छोड़ करके लोगों ने कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो जो प्राथमिकता दी है वो निर्दलीय उम्मीदवार को दी है? बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, निर्दलीय जो देखिए पहले भी बीजेपी का जहां पे राज रहा है वहां पे कार्य नहीं हुए, और जहां पे कांग्रेस का राज रहा है नगर पालिका और नगर निगम में, वहां पे भी काम नहीं हुए। तो निर्दलीय ने बिल्कुल लोगों के समक्ष जाकर बिल्कुल उन्होंने विश्वास लोगों को दिलवाया, बिल्कुल विश्वास दिलवाया, और वहां पर ये निर्दलीय बिल्कुल अच्छे वोटों से जीते हैं। ये कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी को हराना कोई मामूली तो बात है नहीं, और बिल्कुल निर्दलीय उस अच्छे वोटों से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में खामी रही है और जहां पर ये निर्दलीय निकल रहे हैं। जी जितेंद्र जी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कितने वार्ड अभी ऐसे रहते हैं जिन पर रुझान नहीं सामने आए, और कितने ऐसे वार्ड हैं जहां पर पूरी तरह से जो परिणाम है वो सामने आ चुके हैं? बिल्कुल, सभी का परिणाम आ गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जालोर, जो राजस्थान का जालोर जिला है, वहाँ पे 400 नगर अपने पालिका है, वहाँ पर 16 अपने ये टोटल वार्ड के 35, जहाँ पर एक तरफ तो अपने बीजेपी 16 सीट जीती है, वहीं कांग्रेस की 16 अपने सीट जीती है, और वहाँ पे निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। तो देखिए इस तरह के रुझान सामने है, लेकिन वो मनाने का काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इस नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल ही उभर के सामने आएगी, और ये बिल्कुल पलड़ा कांग्रेस के फेवर में दिख रहा है जितेंद्र जी। भवानी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली में इजरायल दूतावास पर हुए बम धमाके की जांच तेज हो गई है और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए सुराग सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और एनआईए की टीम जांच कर रही है। इस बीच जैश उल हिंद नाम के संगठन का नाम सामने आया। जैश उल हिंद ने दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके की जिम्मेदारी ली है, और हालांकि ये किस तरह के संगठन है, इसके तार किसके साथ जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी जांच एजेंसियों के पास अभी तक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस धमाके में शक की सुई ईरानी संदिग्धों पर घूम रही है, और दिल्ली पुलिस के मुताबिक कम तीव्रता वाले आईईडी विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि पास खड़ी कुछ गाड़ियों को नुकसान जरूर हुआ, और सूत्रों की माने तो धमाके के बाद हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण परमाणु और अंतरिक्ष विज्ञान प्रतिष्ठानों, दिल्ली मेट्रो और केंद्र सरकार के भवनों की सुरक्षा करने वाले सीआईएसएफ को सतर्क कर दिया गया है।
इजराइल दूतावास के पास ये धमाका उस समय हुआ था जब वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बीटिंग रिट्रीट का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था। इस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस धमाके को लेकर के? क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या कोई नया खुलासा हुआ है अभी? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से इजरायली जो दूतावास के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं अटकलें जरूर लगाई जा रही थी कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, किसकी साजिश हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं अब सूचना कह सकते हैं जो स्पेशल सेल है और जो जांच एजेंसी है उनको अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर संदेह हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ से ही कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट जो है उनकी तरफ से हुआ। मगर जिस तरीके से बात करें जो लेटर मिला था वो लेटर के अंदर साफ किया गया था कि ये अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी कि सीधा सीधा कहे तो जो कह सकते हैं इजराइल और भारत के जो संबंध है उनको खराब करने की कोशिश की गई थी और इसीलिए कहीं ना कहीं जो 29 साल हुआ है उसका जो सेलिब्रेशन चल रहा था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे उस कार्यक्रम के अंदर। मगर जिस तरीके से ये घटना घटी है यानी कि ब्लास्ट हुआ है वो भी एक VIP एरिया के अंदर, जरूर सुरक्षा एजेंसियों की कहीं ना कहीं चूक रही है जिसका फायदा इस तरीके से उठाया गया है। जी, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जैश उल हिंद नामक एक आतंकी संगठन उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। देखिए बिल्कुल कर रहा है, जिस तरीके से बात करें पाकिस्तान की तो जैसलमेर कह सकते हैं जो आतंकी संगठन का जो नाम लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जरूर लिया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसी के पास सबूत मिलते जा रहे हैं और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर और भी कहीं बड़ी घटना हो सकती है तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी दिल्ली पुलिस अब तैयार है और लगातार जांच एजेंसियों की तैयारी कर दी गई है। यहाँ तक कि जो मेट्रो सेवाएं हैं उनको यानी कि मेट्रो स्टेशन है उनको भी अब कड़े सुरक्षा के बीच में रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर के जो भी कोई आशंका घट रही वाली है या फिर कहे जो दिल्ली पुलिस को लग रहा है कि कोई आशंका घट सकती है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस अब तैयार हो चुकी है। यही तक सीधे सीधे कहे तो दिल्ली पुलिस लगातार कड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि जो लूज पॉइंट था यानी कि जो एम्बेसी के पास देखने को मिला था जो कहीं ना कहीं जो लूज पॉइंट था इसका फायदा उठाया गया, ब्लास्ट किया गया, वो कहीं ना कहीं लूज पॉइंट को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से जो धमाका हुआ उसको लेकर के अलर्ट पर दिल्ली में सुरक्षा बल जो है वो दिखाई दे रहे हैं और इस मामले की पूरी जांच जो है वो युद्ध स्तर पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। इजरायली दूतावास के बाहर जो धमाका हुआ था और ये उस दिन ये धमाका हुआ जब बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, वहां पर तीनों जो बड़े देश के जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद थे और उस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त ये धमाका हुआ और इस धमाके की जिम्मेदारी भी एक आतंकी संगठन ने ली है। जैश उल हिंद ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है और अब इसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं जिसको लेकर के अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और दिल्ली में अगर बात की जाए सुरक्षा बलों की और जो सरकारी भवन है उनकी, सरकार से संबंधित जो भवन है उनकी जो सतर्कता है वो बढ़ा दी गई है। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।